हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपीएससी लवर। आज हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियोज के बारे में। स्टेम सेल का उपयोग कर सिंथेटिक मानव भ्रूण का सृजन करने की हाल की घोषणा ने वैज्ञानिकों और नैतिकवादी समुदायों के बीच अत्यंत रुचि प्रदान की है और साथ ही एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सिंथेटिक मानव भ्रूण या सिंथेटिक ह्यूमन एंटिटीज विथ एम्ब्रियोलाइज स्ट्रक्चर ऐसी संरचना है जो आरंभिक मानव भ्रूण के समान होती है, लेकिन इसका सृजन एग या स्पर्म के प्रत्यक्ष योगदान के बिना स्टेम सेल से किया जाता है। इस संरचना से मानव आनुवंशिक विकार और प्रेगनेंसी लॉस के विषय में हमें मूल्यवान जानकारियाँ मिल सकती है, लेकिन साथ ही इसके उपयोग और विनियमन के बारे में गंभीर नैतिक और कानूनी प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियोस क्या होता है और उसका निर्माण कैसे किया जाता है। सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो में एग और स्पर्म के बिना ओनली फॉर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से उसका निर्माण किया जाता है। स्टेम सेल ऐसे सेल है कि जो शरीर के किसी भी कोशिका को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इसके माध्यम से स्टेम सेल को त्रिपरिमाणीय संरचना में सुव्यवस्थित होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जो आरंभिक भ्रूण के विकास से पहलू से संबंधित है। ये संरचना एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर और स्ट्रीट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकती है, जो गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत है। गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल तौर के एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो विश्व का पहला एसएचई कहाँ निर्माण हुआ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम द्वारा पहला सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया गया है, जिन्हें जून 2023 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल की रिसर्च के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन सिंथेटिक मानव भ्रूणों को उस चरण तक ही विकसित किया गया जो कि तत्कालीन यानी कि आज के दिनों में जिन देशों में 14 दिनों तक की अवधि है, तो इसे भी 14 दिनों तक ही विकसित किया गया है। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सिंथेटिक मानव भ्रूण के विकास से संबंधित नियम क्या क्या है और किन देशों ने इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया है और किन देशों ने इन्हें अनुमति दी है। तो पहले हम देखते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर पूर्ण निषेध लगाया है, जैसे कि जर्मनी, इटली और आयरलैंड। और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ और रेगुलेशन के साथ सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियोज और मानव भ्रूण संबंधी रिसर्च को अनुमति दी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूके और यूएस। चलो हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत में सिंथेटिक मानव भ्रूण के अनुसंधान को नियंत्रित करने के लिए हाल में कोई भी कानून नहीं है। ओके, किंतु कुछ दिशा निर्देश है जो सामान्य रूप से स्टेम सेल के अनुसंधान में लागू हो सकते हैं। आईसीएमआर ने 2017 में स्टेम सेल के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी की है, जो इन्हें नैतिक सिद्धांत एवं मापदंड प्रदान करते हैं। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एसएचई के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौते हैं या नहीं। तो हमें जानने को मिलता है, यूनेस्को की मानव जीनोम और मानव अधिकारों पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1997 में इसके बारे में कहा गया है कि
ऐसे अभ्यास जो मानवीय गरिमा के विपरीत है और मानवीय प्रजनन क्षमता की क्लोनिंग की अनुमति नहीं देते। ओके। और मानव जीनोम पर हस्तक्षेप केवल निवारक और नैदानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है, और वो भी संबंधित व्यक्ति की सूचित सहमति के साथ ही किया जाना चाहिए। यूनेस्को की जैव नैतिकता और मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा 2005 ये कहती है कि मानव गरिमा और मानव मूलभूत स्वतंत्रता के सम्मान की बात करता है। व्यक्ति के हित और कल्याण को वैज्ञानिक हित और समाज के हित के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च दिशा निर्देश 2021 में बताया गया है कि मानव भ्रूण, स्टेम सेल, ऑर्गेनॉइड और अन्य मॉडलों से जुड़े नैतिक एवं उत्तरदायी स्टेम सेल रिसर्च के संचालन के लिए ये अनुशंसाएं प्रदान करता है। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं सिंथेटिक मानव भ्रूण का महत्व क्या है। मानव विकास के अध्ययन में हमारा प्रारंभिक जो एम्ब्रियो के समय डेवलपमेंट होता है उसको समझने के लिए ये सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। रिसर्चरों को ये जानने में मदद मिलेगी कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है और प्रेगनेंसी कैसे स्थापित की जा सकती है, प्रेगनेंसी लॉस्ट कैसे होती है। रिसर्च के लिए भी मानव भ्रूण, जो अभी हम रिसर्च के लिए मानव भ्रूण का उपयोग करते हैं, जो हमें कई बार अवेलेबल नहीं होते, तो अब हम रिसर्च के लिए इन सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो का भी उपयोग कर सकते हैं। और रीजनरेटिव मेडिसिन में इसका उपयोग बहुत बढ़ने वाला है। अगर ये टेक्नोलॉजी सही में काम कर गई तो दोस्तों समझ लो, हम प्रत्यारोपण थेरेपी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो का उपयोग मेडिसिन टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। किंतु हमारे सामने सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो के संबंधित बहुत ही प्रमुख चुनौतियाँ भी है। सबसे पहली चुनौती है अस्पष्ट नियमन। ज़्यादातर देशों में इससे संबंधित कानून नहीं है, और है तो भी वो कठोर निरीक्षण और परीक्षण नहीं कर सकते, जिसके कारण नैतिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी अभी बेबी रूप में है, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो पेशेंट है उनके अंदर झूठी अपेक्षा की स्थापना होती है, और जिसके कारण वो निराशा और हताशा के शिकार बनते हैं। क्लोनिंग और सिंथेटिक जीवन रूपों से संबंधित मुद्दे एक बड़े जो सामाजिक और सुरक्षा की भी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। क्लोनिंग के दीर्घकालीन प्रभाव के परिणामों के बारे में अभी अनिश्चितता व्याप्त है, जो हमारे लिए एक चैलेंजिंग मुद्दा बन सकता है। क्या इसके इन चैलेंजेस होने के बावजूद हमें इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलो हम आगे देखते हैं कि हमें इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जो भी निष्णात है, जो भी पॉलिटिशियन है, उन सब लोगों को साथ लाकर हमें विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग और सामंजस्य बढ़ाना चाहिए, और हमें इस क्षेत्र में अधिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मानवता के लिए लाभ और लागत दोनों निहित है। अंत में हम इतना कह सकते हैं कि सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो ने विज्ञान का एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो अवसर और जोखिम दोनों प्रदान करता है।
जो मानव विकास के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकता है और स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता भी बढ़ा सकता है, किंतु वैज्ञानिक और सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को भी साथ लेके आता है। हमें योग्य रेगुलेशन के साथ इसका उपयोग अच्छाई के लिए हो ये सुनिश्चित करना चाहिए, न कि बुराई के लिए। ओके दोस्तों, हम आज की डिस्कशन यहाँ ख़त्म करते हैं और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी मेंस में पूछा गया है। आप सब इसको अटेंड कीजिए और स्टे विथ योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।